हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए ओरिजिनल पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि शाम में 6:30 पे अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। डेली हमारा 40 दिन 40 नया मॉक टेस्ट चल रहा है, लेकिन आज के इस क्लास में ओरिजिनल पेपर सेकंड को करेंगे। हमने आपसे कहा था कि आपको बीच बीच में ओरिजिनल पेपर हम कराते चलेंगे, एमटीएस हवलदार का पूरे पेपर का सलूशन कराते चलेंगे। तो आज यह दूसरा पेपर होने वाला है। इससे पहले एक पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज दूसरा पेपर होने वाला है। तो इसमें जो एसएससी एमटीएस हवलदार का पूरे सिलेबस का पेपर होता है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, जिनसे आपका सवाल बनता है, उन्हीं सवालों का पूरे पेपर का सलूशन आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 50 क्वेश्चनों का पेपर हम करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 39 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपका अधिक स्कोर बने। तो इस क्लास में टारगेट को आपको पूरा करना है 50 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे आती है और एक शाम 6:30 पे आती है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आप सभी को 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोग अपना लास्ट में स्कोर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जीके से शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 है, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? बताइए, किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के समय हुआ था। सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पेपर में आपका पूरे पेपर को कवर कर लेंगे, पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। ओके, बताइए, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताइए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, भारत का तोता के नाम से किसे जानते हैं आप लोग? तो अमीर खुसरो को जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा, विटामिन ए से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? बताइए, इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, विटामिन डी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? बताइए, जायद की फसल कौन सी होती है? जायद का फसल का जो बोने वाला वो मौसम चला गया है अब, तो भाई खीरा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जायद की फसल कौन सा इनमें से? तो खीरा है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, कालीघाट पेंटिंग का नाम किसमें इसके मूल स्थान से लिया गया है? बताइए भाई, कालीघाट पेंटिंग का नाम किस शहर में इसके मूल स्थान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, कोलकाता से। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, भारत में पहली जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो भाई याद रखिएगा वर्ष 1975 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो दोस्त याद रखिएगा चीन देश से। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? बताइए, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? तो भाई याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी जो कि 56 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? तो भाई याद रखिए 31.15%। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा वर्ष 1942 में, 1982 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, यानी कितने इंच की होती है? बताइए, पेशेवर खेल के लिए जो टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 29 इंच होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा बैडमिंटन से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 1948 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि कल सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 पे आपका SSC MTS का ही क्लास चलने वाला है। तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। जब तक आपका पेपर नहीं आ जाएगा तब तक आपका ये रेगुलर क्लास चलने वाली है। ओके, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो सर ये दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा यूरेनियम है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? बताइए, बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो ये असम राज्य के हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भाई याद रखिएगा असम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? बताइए, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो याद रखिएगा रोहतांग पास है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 25। लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? बताइए, लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो याद रखिएगा 4 राज्यों की लगती है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? बताइए। देखिए, मुद्रा बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है, सिक्का बंदरगाह ये भी गुजरात में स्थित है, ओखा बंदरगाह ये भी गुजरात में स्थित है, लेकिन जो दीघी बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? बताइए, किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो याद रखिएगा 18 से 70 वर्ष के लोग। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा दिहांग बोला जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलंग उत्सव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो आप जानते हैं कथकली केरल का है, तो कथक उत्तरी भारत का होगा। उत्तरी भारत मतलब उत्तर प्रदेश का होगा। तो इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिए गोपाल प्रसाद दुबे को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। तो इंग्लिश के सवालों को हल करिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए बताइए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? कॉन्शियस सचेत, कॉन्शियस माइंड, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं सचेत। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? सचेत होता है, ठीक है। और सेलिब्रेट जिसे हम जस्ट मनाते हैं, जस्ट मनाना, सेलिब्रेट करते हैं। आउट बस्ट अचानक प्रतिक्रिया, जो कोई बिल्कुल अचानक अपना प्रतिक्रिया देता है उसको क्या बोलते हैं? आउट ब्रस्ट बोल देते हैं। इंटरटेनमेंट, तो जो जिससे हम मनोरंजन करते हैं लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है ये तो हमें मालूम होगा। ENTER इंटर का हो गया ये। फिर उसके बाद ENTER TAIN होता है, TAIN MENT होता है इंटरटेनमेंट, है ना दोस्त। तो इसमें देखिए ENTER TE दे रखा है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या है N दे रखा है, तो रॉन्ग है भाई यही। तो डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए इसका विलोम शब्द बताइए। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब क्या होता है भाई? याद रखिएगा जोखिम या खतरा होता है। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है भाई? जोखिम या खतरा होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जैसे माइटी का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और सेफ्टी, तो भाई जैसे देखिए जियोपार्डी का मतलब होता है कि जोखिम या खतरा, तो इसका उल्टा क्या होगा? सेफ्टी हो जाएगा, बचाव हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है भाई? कठोर होता है, तो ये तो होगा नहीं। और साइलेंस मतलब शांत, चुप्पी, तो ये भी नहीं होगा। तो जियोपार्डी का एंटोनिम क्या होगा? सेफ्टी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेसियस का विलोम शब्द बताइए। तो ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, विनम्र होता है। और दोस्त मेरे दयालु होता है, ठीक है। और आपका जैसे कि दूसरे के प्रति सम्मानजनक आपका व्यवहार होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेसियस बोलते हैं। रूड का मतलब क्या होता है? बदतमीज,
तो भाई इसका उल्टा, तो जैसे आप किसी के प्रति अपना सम्मानजनक व्यवहार दिखा रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, रूड हो जाएगा, यानी बदतमीजी से, असभ्य से आप मिल रहे हैं किसी से। ओके, और मिथिकल का मतलब काल्पनिक होता है, मिथ जिसे हम कहते हैं काल्पनिक, और कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुकता होता है, उत्सुक बोलते हैं, ठीक है। और लॉनली का मतलब अकेला होता है भाई। तो इसका तो ग्रेसियस का एंटोनिम आपका रूड होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो साथ ही हमने आपको बताया है जब सेंटेंस कुछ दिया हो और उसी सेंटेंस में हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द बताना हो तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन पे चले जाते हैं, ऑप्शन से हमें आसानी हो जाता है। जैसे देखिए ट्रैंक्यूल, ट्रैंक्विल, 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 तो आपको ट्रैंक्विल का यदि मीनिंग मालूम होगा तो आप बता सकते हैं, स्पेलिंग मालूम होगा तो बता सकते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, स्थिर, तनावमुक्त, शांतिपूर्ण, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग ट्रैंक्विल का क्या होता है, TRANQUIL होता है। तो देखिए इसमें कहीं ना रॉन्ग दिया होगा ट्रैंक्विल, तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग, देखिए ट्रैंक्विल ये आपका ठीक है भाई। ऑप्शन की मदद से हम चलेंगे तो ट्रैंक्विल देखिए ये भी रॉन्ग है स्पेलिंग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आपका पहला ऑप्शन ट्रैंक्विल ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है, और भाई स्थिर होता है, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, लेकिन वर्ब की मदद से। सी हर कीज ऑन द किचन काउंटर, मतलब साथी बताइए, उसने अपनी चाबियां रसोई के काउंटर पर रखी दी। यह तो सेंटेंस भाई हमें भूतकाल में दिखाई दे रहा है, वाक्य भूतकाल में दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो भाई याद रखिए इसमें पास्ट कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में लेस की लेड की लाइन की, भाई देखिए लेन तो होगा नहीं, ING तो होगा नहीं, लास्ट में यस तो होगा नहीं, तो भूतकाल देखिए लेड, सी लेड हर की ऑन द किचन काउंटर। तो भाई याद रखिए लेड क्या एक भूतकाल है, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो लेज है ना ये पहला ऑप्शन, ये प्रेजेंट टेंस में है भाई, और लाइन तो आपको मालूम है कंटिन्यूअस फॉर्म में है। लेन यह भाई पास्ट पार्टिसिपल है, याद रखिएगा, इसके साथ हैज है बात है, तो बी ऑप्शन इस का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेल्फ स्टीम इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वन से सेल्फ, मतलब भाई इसमें आपको एस्पेक्ट का राइट स्पेलिंग बता देना है बस आपको। एस्पेक्ट जो किसी चीज़ का एक विशेष भाग या दृष्टिकोण आप करते हैं, स्पेलिंग क्या होता है एस्पेक्ट का, तो ASPECET होता है भाई, ASPECT होता है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ सबका बिल्कुल राइट स्पेलिंग दिया है एस्पेक्ट का, तो सी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करूँगा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए। द पेंसिल हैज अ टिप मेड ऑफ, तो भाई आप पेंसिल यूज करते हैं, उसके आगे का नोकीला किसका होता है, जो पेंसिल की नोक होती है वो किसके बनी होती है, तो सर तो लीड की बनी होती है। तो भाई यहाँ से ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल याद रखिएगा। और वो क्या होता है, ग्राफिट की होती है कि नहीं, ग्राफिट होती है ना भाई, याद रखिएगा दोस्त। तो ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। जेड deliberately set fire to a property and got arrested by the police। जेरेड ने जानबूझकर एक संपत्ति में आग लगा दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेरेड ने भाई जानबूझकर एक संपत्ति में पूरा आग लगा दिया और पुलिस ने उसे क्या किया, अरेस्ट कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया। बताइए भाई क्या होगा इसमें। तो देखिए जेरेड यहाँ पे जो भाई जैसे कि आपको गिरफ्तारी के मामले में, अपराधी के मामले में सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो अर्सन होता है ना, पहला ऑप्शन पे दिमाग गया हमारा। तो जैसे कि अर्सन एक क्या होता है, अर्सन एक अपराध है। अर्सन क्या है, एक दोस्त अपराध है, ठीक है, अपराध है।
और जिससे जानबूझकर आग लगाई जाती है। और जैसे यहाँ पे डेलिबरेटली सेट फायर का मतलब आपको बताना था, केवल अंडरलाइन फ्रेज का मतलब। तो याद रखिएगा दोस्त, डेलिबरेटली सेट फायर मतलब कि जो पार्टी कौन था भाई, जो जेड था, उसने जानबूझकर एक संपत्ति में आग लगा दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, यानी डेलिबरेटली सेट फायर। तो इसका मतलब क्या, अर्सन हो जाएगा। अपराध है जिसमें जानबूझकर आग लगाई जाती है, जैसे संपत्ति का आग लगाना। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 kg है। दादा और दादी परिवार से मिलने आए। अब परिवार के सदस्यों का औसत वजन 64 किलोग्राम हो गया। दादा दादी का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। ये तो मैथ का सवाल है भाई, हम भी थोड़े से चौंक गए कि यहाँ से मैथ का सवाल कहाँ से आ गया। तो 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 किलोग्राम है, ठीक है। 8 × 56 करिए, कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 4 8 × 5 = 4 44, यानी 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 किलो तो किसके बराबर हो जाएगा, 448 के बराबर हो जाएगा। दादा और दादी परिवार से मिलने आए। अब जो परिवार के सदस्यों का औसत वजन है वो 64 की हो गया। पहले तो 8 व्यक्ति थे, 8 सदस्य थे, लेकिन दादा दादी फिर उसी सदस्य में जुड़ गए, यानी 10 लोग हो गए। पहले 8 थे, दादा दादी आ गए तो यानी 10 व्यक्ति हो गए। अब इसका जो औसत वजन हो गया वो 64 के हो गया, यानी 10 × 64 कितना होगा, 640 होगा। अब आपको केवल दादा दादी का औसत वजन बताना है। बताइए दोस्त मेरे, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, क्या करेंगे आप लोग। तो इस 640 में से 448 को माइनस कर दीजिए। माइनस करिए, पहले 640 से आपको 448 माइनस करना है, कितना आएगा 10। देखिए 640 और 448, 10 में 60 घटा 2, और यहाँ पे एक 13, 13 में 4 घटा 9, 5 में से 192 जाएगा। अब 192 है तो अब आपको केवल दादा दादी का औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं और टोटल जिसका जितना होता है उसी से भाग करते हैं, यानी दादा दादी यानी 2 व्यक्ति का हमें औसत वजन बताना है। तो 192 का आधा कर दीजिए। 192 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, यानी 192 का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 192 का आधा कितना होगा भाई बताइए। 192 का आधा कितना होगा, 2 9 18, और यहाँ पे 1 2 6 12 यानी 96 हो जाएगा। यानी दादा दादी का औसत वजन कितना होगा, 96 हो जाएगा किलोग्राम में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत, डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 69 किलोग्राम और 37 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। तो औसत हमसे पूछ रहा है भाई, एवरेज पूछ रहा है, तो सभी संख्याओं को पहले जोड़ना पड़ेगा। 40, 49, 56, 69, 37 और भाग कितना से देंगे, 5 से देंगे। देखिए 7 9 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 का 1 3, ठीक है। देखिए 3 3 6 3 9, 9 5 14, 14 18, 18 4 22, 22 3 25, 251, 5 50 25, यहाँ पे देखिए 1 है, यानी पॉइंट देंगे, पहले 0 आ जाएगा, 50.2 आ जाएगा आपका। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक संख्या हम जब 2 संख्या उतारते हैं तो पहले हम 0 लगाते हैं, तो हम देखिए 0 हमने पहले लगा दिया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या होगा, तो उन 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा, 50.2 kg होगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 36,000 पर 22% की वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 8 महीने का दिया भाई, ध्यान दीजिएगा, महीना देता है, आपको साल में बदलना है तो किससे कन्वर्ट करेंगे, किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, ठीक है। प्रिंसिपल 36,000 दे रखा है, रेट कितना दिया, 22% दिया है, टाइम 8 महीना दिया है। लेकिन मेरे दोस्त इसमें आपको 100 × 12 करना पड़ेगा, तभी तो भाई महीना को साल में बदलेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया इधर, ठीक है। और फिर देखिए 12 1 कम 12, 12 3 36, ये 30 बार में 360 चला जाएगा 12 से, है ना दोस्त। 30
30 गुड़े 22 गुड़े 8 कितना होगा, 8 गुड़े 30 कितना होगा, 8 तेरे का 24, 240, 240 गुड़े 22 कितना होगा बताइए। ये आप सभी के सामने चुनौती है। 22 देखिए 22×4 = 88। अब देखिए किसमें 8 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में 8 है और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। बस एक भाई यूनिट डिजिट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए हमने चेक किया, किसी में 8 नहीं दिखाई दे रहा है। आप जब 22 का गुणा 4 में करते हो तो 22 दूना 44, 22 3 66, 22×4 = 88 आता है। तो 8 तो देखिए इसमें जीरो तो ऑलरेडी है, इसमें देखिए जीरो इसमें लग जाएगा ना, पहले इकाई अंक पे, दहाई पे 8 आ रहा है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42, किस राशि रुपीज में 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में ₹240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो भाई इस बार उल्टा पूछ दिया, तो इस बार फार्मूला तो इस्तेमाल किया भाई इसमें, लेकिन जैसे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो देखिए 240 का साधारण ब्याज यानी 200 SI आपका डायरेक्ट 240 दे दिया, और इसमें हमसे प्रिंसिपल पूछा है। रेट तो देखिए दिया 16%, हमेशा प्रतिशत में। टाइम इस बार 3 वर्ष बिल्कुल अपने सही पे दिया है। अब इसको हमें हल करना है, तो हल किया जाए भाई। तो देखिए 3 एकम 3, 3 8 24, ये 3 का भाग 240 में देंगे तो 80 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद और कुछ काटा पीटा जाए भाई कहीं से, भाई अभी तो कट जाएगा। 16 कम 16, 16 5 85, 16 का भाग 80 में देंगे तो भाई 5 बार में, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 100, यानी प्रिंसिपल कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 100 का, यानी 500 हो जाएगा। तो सर जी साधारण ब्याज कितना होगा, 500 रुपया होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43, यदि क्रय मूल्य ₹4500 है और लाभ 5% है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सर जी CP आपका यहाँ पे क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 4500 है, और यहाँ पे साथ ही लाभ है, आप कैसे निकाल लेते हैं, यानी लाभ हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम साथ ही कास्ट प्राइस इंटू 5% का निकाल दे, तो यदि 4500 का 5% निकाल दे तो पहले, यदि इस दोस्त हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम डायरेक्ट 4500 का 5% निकाल दे तो कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल, 45 गुणे 5 50, 25 का 5 2, 5 का 20 2 22, यानी 225 आ जाएगा। प्रॉफिट यदि साथ ही हमारा 225 आ गया तो यदि हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होता है, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कास्ट प्राइस 4500 और यहाँ पे प्रॉफिट हमने 225 निकाल लिया है। 4500 और 200 4700, 4700 और 25, 4725 हो जाएगा भाई। तो कितने लोग का 4725 इस सवाल का डी ऑप्शन आ चुका है। बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में? तो दोस्त मेरे एक बार फिर से समझेंगे। जैसे देखिए कास्ट प्राइस आपका 4500 दिया है, अब आपको प्रॉफिट निकालना है। तो भाई विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, प्रॉफिट तो निकालेंगे। तो प्रॉफिट यदि साथ ही हम इस 4500 का 5% निकाल देते हैं तो निकल क्या जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 45 गुणे 5 225 होता है। अब भाई सेलिंग प्राइस बराबर आप जानते हैं कि कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य 4500 दे रखा है और प्रॉफिट आपको 225 हुआ है भाई। तो 45 और 225 कितना होगा, 4725 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। बताइए भाई, यहाँ पे समीकरण दिया है और यहाँ पे आपको 18 बराबर 18 लाना है, यानी RHS बराबर आपको LHS करना पड़ेगा ऑप्शन की मदद से। चलिए भाई तो पहला ऑप्शन रखते हैं, हम पहला ऑप्शन उठाएंगे, प्लस और गुणा को आपस में बदलेंगे। ठीक है, देखिए 8 माइनस 42, 42 के बाद देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, तो हम पहला ऑप्शन को उठाएं तो प्लस की जगह हम गुणा रख देंगे। ठीक है, 104, 104 के बाद देखिए भाग है, भाग 13, 13 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को प्लस में बदलेंगे 4, हमें 18 आंसर लाना है। ठीक है, देखिए 8 माइनस 42 गुणे, अब देखिए 13 का भाग 104 में 1391, 13 8 104 है ना,
प्लस 4 बराबर 18। अब देखिए गुणा कर देंगे, 8 माइनस 8 का गुणा 42 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना 16 6, 8 चौका 32, 1 33, 336 सर। हमें केवल 18 आंसर लाना है। यहाँ आप देखिए भाई 336 आ गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है 18। अब हम साथी ऑप्शन बी पे चलेंगे, माइनस और प्लस को आपस में बदलेंगे। देखिए 8 यहाँ पे माइनस है तो प्लस में बदल देंगे, 42 है, 42 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस में बदल देंगे, 104 भाग 13 है और गुणा 4 है, हमें 18 आंसर लाना है ना। देखिए 8 प्लस 42 माइनस 13 का भाग 104 में देंगे तो अभी 8 बार में हमने किया था, और गुणा 4 हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा, है ना। तो 8 प्लस 42 माइनस 4 8 32, है ना दोस्त। और देखिए 8 और 42 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 में से 32 को कम कर देंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए 18 बराबर 18 आ गया। तो यानी ऑप्शन बी बदलने से, यानी माइनस और प्लस को आपस में बदलने से, इस समीकरण रखने पर तो हमारा 18 बराबर 18 आंसर आया। तो ये सवाल तो आपने कई बार हल किया होगा, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करिए। ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। ए का 40%, ए गुणे 40% का मतलब गुणा होता है, और बी के 64% के बराबर है। जब साथ ही कोई बराबर के अगल बगल आता है तो हम काट पीट कर सकते हैं, यानी परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर सकते हैं। और मेरे दोस्त 8 से 8 पंजे 40, 8 64 बदल सकते हैं, यानी इधर से a गुणे 5 और इधर से b गुणे 8 आया। अब हम जब a अपान में b करते हैं, a अपान में b करेंगे तो सर ये 8/5 हो जाएगा, यानी a अनुपात b का मान कितना होगा, a देखिए 8 है, b 5 है, यानी 8:5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। a अनुपात b का मान पूछा तो 8:5, b ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत डाउट बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में मदर स्कोल्ड चाइल्ड को SI HI MI लिखा जाता है, और चाइल्ड लव्स फादर को VI FI लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो आप सभी से सिंगल चाइल्ड का पूछा है। तो आपको जब चाइल्ड सिंगल पूछा तो इस तरह के रीजनिंग के सवाल में आप क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। कॉमन कैसे चेक करेंगे, दोनों में कॉमन चेक करेंगे। जैसे देखिए चाइल्ड पूछा है तो देखिए मदर स्कोल्ड चाइल्ड, चाइल्ड इसमें भी दिया है और इसमें देखिए चाइल्ड पहले ही चाइल्ड दिया, यानी दोनों में कॉमन मिल गया। जब दोनों में कॉमन मिल गया तो इसका मतलब जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। तो देखिए भाई SI HI MI VI FI HI, देखिए HI इसमें भी है और HI इसमें भी है, यानी चाइल्ड का कोड क्या होगा, HI हो जाएगा। यही तो आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन देखिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा सवाल होता है, किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये सवाल आप हल करिए जरा, तो ये सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं। बताइए दोस्त, जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो हमने आपको क्या बताया, सभी का पहला अक्षर उठाइए। देखिए JWT का पहला अक्षर J उठाइए, WUQ का पहला अक्षर W उठाइए, TSN का पहला अक्षर T उठाइए, QQK का पहला अक्षर Q। अब इनका नंबरिंग कर दिए, J 26, W 23, 20 T 20 होता है, Q 17। देखिए 26 से 23 -3, 23 से 20 -3, 20 से 17 -3, तो साथ ही इसमें -3 क्या है, यानी 17 से 3 को कम करेंगे 14, 14 पे कौन अक्षर आता है, यन आता है। तो हमारा यन से आंसर आएगा, या तो पहला ऑप्शन आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि देखिए यन से स्टार्ट हो रहा है, या तो पहला अक्षर आएगा या तो चौथा ऑप्शन आएगा। अब दूसरा को हम चेक कर लेते हैं भाई। देखिए दूसरा W है, इसमें U है, इसमें यस है दूसरा, और इसमें Q है। W होता 23, U होता है मेरे दोस्त 21, यस होता 19, Q होता 17। देखिए इस बार 23 से 21 -2, 21 19 -2, 19 17 -2। उसमें पहली बार में तो -3 किया था, लेकिन दूसरी वाले -2 किया है। तो इस 17 में से -2 को कम करेंगे तो 15, 15 कौन अक्षर आता है, O आता है। हमारा ऑलरेडी यन मिला था, दूसरा अक्षर O मिल गया, यानी यन हो गया। तो पहला ऑप्शन 47 का ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। एक निश्चित कुट भाषा में
रिस्क को 2369 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्रैप को 1876 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? तो भाई आर आपसे सिंगल पूछा है, तो हमने आपको बताया कि जब आर सिंगल पूछा है कॉमन चेक कर लीजिए। रिस्क में देखिए आर है, एक सेकेंड आपको हम समझाते हैं। आर आई एस के रिस्क और यहाँ पे सी आर ए पी है ना। रिस्क 4 अक्षर है तो 4 अलग कोड किया दिया गया है 2369 और क्रैप का कोड क्या है भाई 1876 है। और पूछा आप सभी से आर, तो दोनों में पहले जब सिंगल पूछे, कोई नंबर पूछे, कोई अक्षर पूछे ना, तो कॉमन चेक कर लीजिए। जैसे रिस्क में देखिए आर है और क्रैप में भी देखिए आर है। जब साथ ही दोनों में कॉमन मिल जाएगा, जो कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 2369 1876। देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यानी रिस्क में 6 है और क्रैप में 6 है, तो आर का कोड क्या होगा 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस यही आपको काम चेक करना है भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इस सवालों को हल करने में, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। फॉर्म का कोड इतना दिया गया, मस्ट का कोड इतना गया है, तो एम का कोड क्या होगा? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। 2 सवाल इस तरह का बता दिया है, कॉमन चेक करना है, यदि कॉमन मिलेगा तो कोड भी में कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्त मेरे आज की इस क्लास का हल किया जाए। तो देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में पिंक को 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पेंट को 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में वाइल्डनेस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर। भाई ये तो हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि पिंक बड़े बड़े अक्षर दिएंगे और इसका कोड केवल 15 किया है, लेकिन कैसे पहले समझेंगे हम। यदि दोस्त मेरे पी का पहला हम कोड करेंगे 16 में से 1 को घटा देंगे तो 15, क्या यही तो दिमाग नहीं तो लगाया है। और यहाँ पे देखिए पेंट, इसमें पेंट है 16, लेकिन 16 में से 1 को कम करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कोड 24 दिया, लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया है। इसका दें दोनों कॉमन चेक करते हैं, तो भाई देखिए कोड करते हैं। 16 होता पी, आई होता 9, एन होता 14, के होता 11। इसको जोड़ा जाए 16 9 25 है ना, 25 और 14 39 और 11 50, 50 से 15 बनाना है, नहीं हो रहा है। एक सेकंड साथी, क्या हम ऐसे चेक कर सकते हैं क्या? देखिए ना भाई, पिंक में 4 अक्षर हैं तो 4 का 4 गुणा करिए 16, 16 में से घटा देंगे तो 15 हो जाएगा भाई, यानी जितने अक्षर है उसमें उतने का गुणा करा और -1 कर रहा है। और दोस्त मेरे यहाँ देखिए पेंट 24, तो पेंट में देखिए PAINT, पेंट को 24 लिखा है, तो पेंट में देखिए 5 अक्षर है, तो 5 में 5 का गुणा करिए 25, 25 में से को कम कर दीजिए 24 मिल जाएगा, यानी जितने अक्षर है उतने गुणा कर रहा है भाई, और उसमें से 1 को घटा दे रहा है। तो वाइल्डनेस कितने अक्षर वाइल्डनेस में 4 4 8, 8 गुणा 8 कितना होगा 64 होगा, 64 में से को कम कर दिए 63 हो जाएगा, यानी वाइल्डनेस का कोड कितना होगा 63 होगा, डी ऑप्शन। तो भैया 50 का डी ऑप्शन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी, हर एक सवाल आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे। बता सकते हैं दोस्त किसी प्रकार का डाउट हो तो। डेली क्लास आएगी, डेली आपको क्लास करनी, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। एग्जाम तक ये क्लास चलने वाली, कंटिन्यू चलेगी, एक भी दिन रुकेगी नहीं। बस आपको डेली क्लास करनी, तैयारी अच्छे से करना है। और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा भाई, और तैयारी नहीं रोकेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं साथ ही सुबह 8 बजे नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।